नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर साउथ से है, जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और गजेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत यहां पर रंग लाई है। जोधपुर दक्षिण में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 41 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। 80 वार्डों में से 41 पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत ने यहां पर रंग दिखाई है। वहीं जोधपुर नॉर्थ की अगर बात करें तो यहां पर हाथ की हवा चली है। 61 वार्डों के नतीजे अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से 40 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, यानी बहुमत के करीब पहुंच गई है कांग्रेस। जयपुर हेरिटेज की अगर बात कर ली जाए तो जयपुर हेरिटेज में अब तक 43 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 23 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से और छुट्टन यादव जी आरएलपी से। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। और छुट्टन जी, चर्चा को मैं वहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहां पर हमारे सहयोगी स्वप्निल ने छोड़ा था। देखिए, बात जो हो रही थी चेहरे को लेकर के, तो उसमें वन मैन आर्मी ही तो आरएलपी भी है। यह स्वप्निल का सवाल था, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो वन मैन आर्मी तो आप भी हैं। अभिषेक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की श्रेणी में आप आरएलपी को लेना चाहते हैं, मैं इसका पुरजोर शब्दों में नहीं, जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी, वैसे आरएलपी में हनुमान बेनीवाल। क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उसके नाते हम सब लोगों का वो मार्गदर्शन देखते हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते जिस प्रकार से अन्य दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी नीति और रीति में फर्क हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में इसकी स्थापना हुई और प्रथम इसका जो प्रदेश अध्यक्ष बना, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि दलित परिवार से निकलकर विधानसभा तक पहुंचाने वाला वो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हो सकते हैं। इसलिए आप वन मैन आर्मी से नहीं कह सकते। ये 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी के लोग इसके जो साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों का निर्वहन सब लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। पद तो सभी को मिलते हैं सर, चेहरा कोई एक है। पद तो सभी को मिलेंगे, अलग अलग पद हैं तो पद तो मिलेगा ही, लेकिन चेहरा तो एक वही रह जाता है, और वही चेहरा आपके पास एक है। नहीं अभिषेक जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन तो पार्टियां हैं तो पार्टियों में अलग अलग बोर्ड होते हैं, उसके अलग अलग कार्यकारिणी होती है, उसके अलग अलग पद होते हैं। वो पद है ठीक है, लेकिन चेहरा कौन है? मैं आपके माध्यम से हनुमान बेनीवाल के अलावा दूसरा चेहरा आपकी पार्टी के कौन है? माध्यम से बताना, हनुमान बेनीवाल के अलावा हमारे पास जो चेहरे हैं आपने देखे हैं कि 57 उम्मीदवार हमने लड़ाए, उनमें सब जाति बिरादरी के लोग थे। उनमें से 3 प्रत्याशी विजय होकर आए, 2 प्रत्याशी आपको पता है कि दलित समाज से आते हैं, और उन्हीं में से एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है। उपचुनाव होते हैं, उनमें नारायण जी बेनीवाल उनके छोटे भाई हैं। खींवसर की जनता की मांग थी कि नारायण जी यहाँ चुनाव लड़े, तो नारायण जी विजय को आते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि वन मैन आर्मी पार्टी के जो लीडर हैं हनुमान जी बेनीवाल, इसलिए वो लीडर हैं कि विगत 20 से 25 वर्षों से इस राजस्थान की धरातल पर हम बात करें तो सबको साथ में लेकर खींवसर से प्रारंभ होकर पूरे राजस्थान के हम पृष्ठभूमि पर बात करते हैं या नज़र डालते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस राजस्थान की जनता के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए संघर्ष किया है। अगर इन 70 वर्षों में आज़ादी के बाद में किसी व्यक्ति ने कोई पार्टी कभी घटित नहीं की, ना कभी उनके मन में विचार आया, न कभी उन्होंने कभी किसी पार्टी की स्थापना के बारे में सोचा, एक हनुमान जी बेनीवाल के मन में और दिमाग में ये विचार आए कि इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, और उस तीसरे मोर्चे की आवश्यकता के लिए उन्होंने 2018 में जयपुर में ही आरएलपी का गठन हुआ। ऐसे मेरे विचार। लेकिन मीडिया के माध्यम से तीसरे मोर्चे को लेकर शायद तीसरे मोर्चे को वक्त नहीं दिया आपने। खैर, उस चीज को लेकर के हम आगे भी बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज
सत्येंद्र भारद्वाज जी, देखिए जो चर्चा आपसे कुछ देर पहले हो रही थी उसमें यह था कि चेहरे को लेकर के सचिन पायलट कहीं भी नहीं दिखे। ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई? अगर वो चेहरा दिखता तो शायद जो दक्षिण में आप देखें, दोनों ही दक्षिण में और यहां ग्रेटर में, शायद कांग्रेस और ज्यादा बेहतर कर सकती थी जो हेरिटेज में कर रही है, जो अगर आप देखें दोनों उत्तर में कर रही है। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं, आप ये कैसे मान रहे हैं कि अभी सचिन पायलट जी का चेहरा नहीं दिखा? सचिन पायलट जी अन्य माध्यमों से, संचार के माध्यमों से पूरे कांग्रेस जनों से संपर्क में थे और जिन जिन को वो जानते हैं, पूरे राजस्थान के लोगों को वो जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष एक लंबे समय तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिल्कुल बिल्कुल जनता से भी उन्होंने संपर्क किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीफोन है, वो चूंकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त थे, उसी हिसाब से उन्होंने जितना भी मॉनिटरिंग कर सकते थे वो करिए, बेहतर रिजल्ट लाने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए, और उसके परिणाम भी आए हैं। आप ये कैसे करें कि सचिन पायलट जी दूर थे कांग्रेस पार्टी से? कहीं दूर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं, ये मेरा कहना है। आपके पास आता हूं सत्येंद्र भारद्वाज जी, उससे पहले कुछ बड़ी खबर है वो बता दें। 17 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है। कोटा साउथ में 12 वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 4 वार्डों पर निर्दलियों ने अभी कब्जा किया हुआ। यह बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, वो आपको बता दें। और इसके अलावा कोटा दक्षिण में, वहां की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी हाथ की हवा एक तरीके से चली है। और जोधपुर की तो अगर बात कर ली जाए तो जोधपुर उत्तर में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। 53 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, 19 वार्डों पर महज आ गई है अब बीजेपी, 8 वार्डों पर निर्दलीय। तो ऐसे में जो स्थिति एक तरीके से कहें पहले नगर निगम के चुनाव में हमने देखी थी 2014 में, कुछ उसके ठीक उलट होता हुआ दिख रहा है इस बार। और यहां पर परिणाम जो हैं वो अब कांग्रेस के पक्ष में जोधपुर उत्तर के दिख रहे हैं। यानी बोर्ड जो है जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि परिणाम यही बता रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जोधपुर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत पा चुकी है। 53 वार्डों पर जीत हासिल कर लिया है कांग्रेस ने। यहां कुल 80 वार्ड हैं, उनमें से 53 वार्डों पर कब्जा जमाया है कांग्रेस ने। 19 बीजेपी के खाते में, 8 निर्दलीय। यानी यहां पर वैभव गहलोत ने जो प्रयास किए हैं, जो मेहनत की है, उसका असर यहां पर दिख रहा है। अब बात जयपुर हेरिटेज की कर ले तो यहां पर अब तक 43 वार्डों के नतीजे आए हैं और इन 43 में से 23 पर कांग्रेस का कब्जा है और 15 वार्डों पर बीजेपी जीत चुकी है। तो यह स्थिति है जयपुर हेरिटेज की, यानी यहां पर भी कांग्रेस काफी बेहतर करती हुई दिख रही है। अब तक यहां पर जो 43 वार्ड हैं उसके परिणाम आए हैं, जिसमें 23 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज जैन जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नीरज जी, आप ही के पास सीधे आऊंगा और आप ही से अब समझना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, आंकड़ों को देख करके अब क्या कहेंगे, कहां कमी रह गई, कहां बीजेपी लैग कर गई? नहीं, इसमें आश्चर्य वाली या कमी रहने वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने पूरे चुनाव को लड़ा। लेकिन जिस तरह का सांप्रदायिक आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे डीलिमिटेशन हुआ, उस डीलिमिटेशन का परिणाम दिख रहा है ये तो। क्योंकि नगर निगम में डीलिमिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। 2014 के डीलिमिटेशन हुआ, 2015 में मैं पार्षद चुना, मेरे ही वार्ड के 2 टुकड़े हुए। जितना छोटा वार्ड होगा, अच्छा चुनाव होगा, अच्छा विकास होगा, जनता तक पहुंचने के लिए जनप्रतिनिधि को मौका मिलेगा। लेकिन डीलिमिटेशन के नाम पर निगम के 2 टुकड़े कर देना, यह आश्चर्य राजस्थान में पहली और वो आश्चर्यजनक तरीके से हुआ। क्योंकि
अशोक गहलोत सरकार को पता था कि डिलिमिटेशन के नाम पर हम 2 फाड़ करेंगे तो इन नगर निगम में ही हमारा कहीं ना कहीं एंट्री हो पाएगी, क्योंकि आपको देखिए वार्डों का जो चयनीकरण है वो ध्यान में आएगा। 32 वार्ड जयपुर हेरिटेज में ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटिंग है, या 18 वार्ड जोधपुर के अंदर है नॉर्थ में जो कि अल्पसंख्यकों को डोमिनेटिंग है। ऐसी कोटा में स्थिति है, तो जानबूझ करके ये किया गया कि जिस तरह से उन कहीं भी कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके येन केन प्रकरण करके नीरज जी, हम तो क्या बोर्ड बनाए। बीजेपी ये मान के चलती है कि लेकिन अगर जनता उनके काम को अब जब आपने जब इसमें सांप्रदायिक चीजें घुसाई हैं, तो अब एक चीज अब मैं इससे पूछना चाहूंगा, क्या मुस्लिम्स के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए होते हैं? क्या विकास उन्हें नहीं चाहिए होता है? आप ये मुस्लिम डोमिनेटिंग है, उससे क्या है सर? आप वहां काम कीजिए, वो आपको वोट देंगे। वो क्या कांग्रेस के वोटर हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल, हम हमेशा हमारा चुनाव, आप तो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, लेकिन वहां पर जाकर मैं आपको अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, हमारा ध्येय वाक्य है और कहीं पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि किसी धर्म विशेष के संप्रदाय विशेष के क्षेत्र में काम नहीं हुआ या जहां पर कोई जाति विशेष रहती है वहां काम नहीं हुआ। सब जगह डेवलपमेंट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और विश्वास जितने में हम लगे हैं। लेकिन मदरसों के नाम पे वोट मांगना, संप्रदाय के नाम पे वोट मांगना, ये कांग्रेस की रणनीति है। विधानसभा में जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने जयपुर हेरिटेज में जाकर के मदरसे के नाम पे वोट मांगे और ये पूरी जनता जानती है। तो अगर आपने नीरज जी, चलिए ठीक है, वो अगर वो चीज करके वोट मांग रहे हैं, आपने अगर काम किया होता अपने नगर निगम में, चाहे चलिए जयपुर को तो आप कह देते हैं कि वहां पर हमारे पार्षदों को तोड़ा गया और कांग्रेस ने वहां पे अपना बोर्ड बना लिया, वहां पे मेयर बन गए, ये सारी चीजें आप कह देते हैं जयपुर के लिए। लेकिन कोटा और जोधपुर की क्या हकीकत है? वहां पर अगर आपने काम किया होता तो यह स्थिति होती क्या? जो काम करेगा उसे हम क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल, हमने काम किया, लेकिन 22 महीने के इस शासनकाल में, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में, अशोक गहलोत के सरकार के शासनकाल में एक विकास का काम नहीं हुआ। केवल मात्र लड़ाने का काम किया, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के और जाति के आधार पे वार्डों को तोड़ने का काम किया और उसी का ये फायदा ले रहे हैं। इन्होंने सरकार में जब शासन में आए तब भी कह करके आए थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे। आप बताइए, राजस्थान के 55 से 60 लाख से ज्यादा किसान हैं, कितने किसानों को ठीक है, अब कर्जा माफ किया? वो चीज को लेकर के शायद बीजेपी को 68,000 को बेरोजगारी भत्ता दिया। होमवर्क करने की जरूरत है। चुनाव सिर्फ उस वजह से नहीं जीते जाते हैं, शायद इसको होमवर्क करने की जरूरत है। सिर्फ चुनाव उस वजह से नहीं जीते जाते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे कमेंट है, सत्येंद्र भारद्वाज जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। सत्येंद्र जी बोलिए। तो इन 3 निगम में हम कैसे जीत करके आते? ठीक है, 3 वार्डों में हमारा 3 बोर्ड जो है उनमें हम निगम में बहुमत कैसे ले रहे हैं? ठीक है, सत्येंद्र जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं जैन साहब को ये बताना चाहता हूं कि ये जो बात सांप्रदायिकता की कर रहे हैं, मतलब ये करें तो पुण्य, हम कोई काम करें तो पाप, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एक तरीका है। हमने कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं करी, हमने भाईचारे की हमेशा साथ में बात करी है, हमने जनता को जोड़ने की साथ में बात करी है। तोड़ने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां करती है। इनको ये सोचना चाहिए कि अब जनता समझ चुकी है कि जो इनके छलावेदार भाषण थे, छलावेदार जो वादे थे, उनको जनता ने नकार दिया है। अभी भी ये इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो इनका कहना, मैं समझता हूँ जल्दी कोई भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये धरातल पे रह के काम करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई जनता इनको थोड़ा बहुत विश्वास दे सकती है। राजस्थान की जनता ने, 3 जगह की जनता ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैन साहब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं बहुत शांति से सुन रहा था। बिल्कुल, तीनों नगर निगम की जनता ने कांग्रेस के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो तिलिस्म ये था कि हम शहरी सरकार बनाने में पारंगत हैं, शहर में हमारी सरकार बनती है, वो उन्हों को नकारा साबित कर दिया है। तो सत्येंद्र जी, क्या यही इसी तिलिस्म को तोड़ना था, इसी वजह से 2 मेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट लाने की बात नहीं, विकास के लिए अगर 2 मेयर की बात, शहर की सरकार वाली बात है। अगर क्या वार्ड छोड़ने, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी का उसको तोड़ने का ये तरीका है, जनप्रतिनिधि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहां आने से पहले टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ वाले वार्ड कहे जाते थे, वहां से कांग्रेस जीत के आ रही है। और वो कल परिणाम जब आपके सामने आएंगे और वो परिणाम जो आ चुके हैं, उनसे साफ जाहिर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ कहे जाते थे कि यहां तो हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा, वहां भी इनको
हार का सामना करना पड़ा है। तो वार्ड ये निगम 2 बनाने से कोई वो नहीं है। विकास के लिए अगर 2 निगम बनते हैं, जयपुर का विकास होता है, कोटा का विकास होता है, जोधपुर का विकास होता है, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनकी समाधान शीघ्र होता है, तो उसमें कहाँ गलत बात है, कहाँ सांप्रदायिकता की बात आती है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इन चीज को। सांप्रदायिकता का मुखौटा पहना के ये लोग गए थे, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है छुट्टन यादव जी, अब देखिए जिस तरीके से आप भी जो अभी तक के आंकड़े आए हैं वो आप देख रहे होंगे, आपने अपने आप को सीमित क्यों कर लिया सर? ऐसा नहीं लगता है कि आप एक बेहतर विकल्प बन सकते थे? आपने अपने आप को ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों कर लिया कि हम पंचायतों तक ही रहेंगे, हम अभी निकाय नहीं जाएंगे? क्या मतलब इसके पीछे रीजन क्या था? अब देखिए जनता तो हमेशा विकल्प देखती है कि अगर अभिषेक जी, कोई भी हो, जो हमारा नेता होगा वो हमारा विकास करेगा, हमारे मोहल्ले का विकास करेगा निकाय में। तो आपने अपने आप को पंचायतों तक ही सीमित क्यों रखा? अभिषेक जी हमने यही मिथ्ये तोड़ने के लिए लोगों की ये सोच थी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों की ये सोच थी कि आरएलपी तो एक ग्रामीण परिवेश की पार्टी है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव गांव में है, लेकिन हमारे पास समय कम था। लेकिन जो भी समय हमारे पास था, उस समय में हमारे सुप्रीमो आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल का जो आदेश हुआ और एक कोर कमेटी की मीटिंग होकर जो तय हुआ कि आरएलपी की स्पष्ट रूप से नगर निगम के 6 नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें अपने प्रत्याशी स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ेगी। हमने कहीं ना कहीं ये प्रयास ये किया है, क्योंकि आप सब पार्टियों की पृष्ठभूमि इतिहास उठाकर देखेंगे तो प्रारंभिक उनकी जो सीडी है कहीं ना कहीं 1-2 प्रत्याशियों से तय होके और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुमत में आने का प्रयास किया है। वैसे ही आरएलपी अब निश्चित रूप से गांव से निकलकर शहर की ओर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे आप पंचायती राज के चुनाव ले लो, चाहे आप जिला परिषद के चुनाव ले लो, चाहे आप नगर पालिका के चुनाव ले लो, कहीं ना कहीं उनमें अपना बहुमत साबित करने का प्रयास करेगी। और निश्चित रूप से इस राजस्थान के 36 बिरादरी के लोगों का इस पार्टी के साथ जुड़ाव है, तो निश्चित रूप से आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें एक बेहतर परिणाम आप सब लोगों को देखने को मिलेगा कि आरएलपी निश्चित रूप से इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में उभर कर पार्टी निकलेगी। इस चुनाव को अगर देखें, इस चुनाव में भी आपके पास एक मौका तो बेहतर था ना, क्योंकि अब देखिए जो वार्ड हैं वो बहुत छोटे छोटे हो गए। हार जीत का अंतर आप देखें तो कहीं पे 10 वोट, कहीं 3 वोट से लोग यहां पर जीत करके आए हैं, 3 वोट से, 5 वोट से, 100 वोट से, ऐसे जीत करके आए हैं। ऐसे मौके पे अगर आरएलपी आगे बढ़ती अभिषेक जी, और जहां पे एक जिन वार्डों में, जिन जगहों पे लोग बीजेपी या कांग्रेस, उन दोनों को नहीं, उसके अलावा विकल्प तलाश रहे हैं, वहां के लिए शायद आप बेहतर विकल्प हो सकते थे। तो आपने कम सीटों पर चुनाव लड़के अपने आप को तो पहले ही साइडलाइन कर लिया कि नहीं हम ठीक है, विपक्ष में ही ठीक है। नहीं अभिषेक जी, हमने कोई ऐसा साइड लाइन करने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने आप को और हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास किया है कि हम शहर में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के आधार पर हमने जो चुनाव लड़ने का डिक्लेरेशन किया था। नौजवानों की मांग थी और सभी लोगों की ये मांग थी कि आरएलपी को निश्चित रूप से नगर निगम के चुनाव लड़ने चाहिए। इसी बतौर आरएलपी ने जो नगर निगम के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हार और जीत वो मायने नहीं रखती, लेकिन आरएलपी चलिए ठीक है, ये बात आपने सही कही कि हार जीत मायने नहीं रखता है, प्रयास आपने कितना किया ये सबसे अहम होता है। अब ऐसे में नीरज जी, हर परिस्थिति में अगर हम बात सिर्फ और सांप्रदायिकता और इन चीजों पे चले जाएं तो जनता कितनी बार उसे देखेगी? आपके बोर्ड रहे हैं, चाहे वो जोधपुर की बात कर ले, 2014 का जो परिणाम रहा, जोधपुर हो, कोटा हो, जयपुर हो, जयपुर में भी आपके मेयर लगभग 3-3.5 साल तक रहे, उसके बाद जाकर के परिस्थितियां बदली और फिर विष्णु लाटा जो हैं वो कांग्रेस के सहयोग से मेयर बने। लेकिन उससे पहले तो बोर्ड आप ही का था। आप अगर इस चुनाव के दौरान यह कहकर के जाते कि हमने 5 सालों में इतना काम किया है, आप इस आधार पर मुझे वोट करिए, ऐसा एक भी रैली में क्यों नहीं दिखा? अगर आपने काम किया होता लोग आपको वोट कर देते। अभिषेक जी, आपकी जानकारी के लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वार्ड में चुनाव लड़ा गया। हमारे जो कैंडिडेट्स थे
उन्होंने उस क्षेत्र में हमारे जो पार्षद प्रत्याशी रहे या पार्षद रहे उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा की और उसी के आधार पर वोट मांगा। मैं जो बात कह रहा हूं, हमने जो 3.5 साल में विकास किया, उस विकास पे ब्रेक लगा 22 महीने की अशोक गहलोत सरकार में। हालात ये रहे, लेकिन परिणाम तो ये कह रहे कि नहीं, इन 22 महीनों में काम हुआ है। मैं आपके बात नहीं, उसी के लिए वही बता जनता तो ये कर रही है, आंकड़े ये बता रहे हैं। मैं आपको मैं वही बता रहा हूं अभिषेक जी, वही बता रहा हूं। 22 महीने के शासनकाल में आते ही सरकार ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले कहा कि डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, मेयर डायरेक्ट चुनवाएंगे। थोड़े दिन बाद उस निर्णय को वापस यूटर्न कर लिया कि इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। क्यों? इनको लगा कि डायरेक्ट चुनाव करके हो सकता है कि हम निगम के अंदर चेयरमैन मेयर हमारा बना लें, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि वोटों का जो रेशो है वो कहीं हमारे खिलाफ नहीं हो जाएगी। जनता में इतना काम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। फिर ये चले गए कि इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। इनडायरेक्ट चुनाव के बाद में फिर एक ये नया संशोधन लेकर के आए कि मेयर के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, सीधे ही कोई डायरेक्ट मेयर बन सकता है, हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। फिर उस पर भी ये कायम नहीं रहे। फिर इन्होंने एक और प्रयास किया, वो किया डीलिमिटेशन का प्रयास। डीलिमिटेशन इस प्रकार से किए गए कि कैसे करके वार्डों को इतनी इस प्रकार से बना दिया जाए कि हमारा जो वोट बैंक है वो हर वार्ड में हो जाए और हम चुनाव जीत जाए। हमने विकास किया, उसका परिणाम हमारे सामने भी है ना। 6 में से 3 बोर्डों के अंदर अभी हम बहुमत की ओर अग्रसर हैं। जोधपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है वहां पर हम बहुमत के साथ में हमारा बोर्ड बना रहे हैं। जयपुर में हेरिटेज में बना रहे हैं। कोटा में भी संघर्ष जारी है, कोटा में भी निश्चित रूप से बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे विकास के मुद्दे पे कहीं ना कहीं जनता ने हमको वोट दिया ही है। अगर इतना ही अगर इन्होंने विकास किया होता, मुझे 22 महीने में एक विकास का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता दें जो उन्होंने खुद ने किया। भाजपा के जो किए हुए विकास के काम थे उन पे पत्थर लगाए, शिलापट लगाए, वो अलग बात है। मुझे एक काम बता दे, मैं बताना चाहूंगा पिछले 22 महीने प्रशासक बैठा करके निगमों पे अपना शिकंजा कसा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन प्रशासकों ने जनता की सुनवाई नहीं की, जनप्रतिनिधि कोई मौजूद नहीं था, इन 20-22 महीनों में एक भी काम नहीं हुआ है, ये आपने कहा सत्येंद्र जी मौजूद नहीं था। से इसका जवाब भी मैं ले लेता हूं। अब इसका जवाब भी आप एक विकास का काम बता दे 22 महीने में। सत्येंद्र जी, एक विकास का काम। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभिषेक जी विकास की बात तो मैं बाद में आता हूं, उस पर भी पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि नहीं आएंगे क्या? सुनिए तो सही जैन साहब, मादा तो रखिए सुनने का। विकास की बात पहले, विकास आपका जो किया हुआ था, जोधपुर में आपका बोर्ड था, कोटा में आपका बोर्ड था, जयपुर के अंदर 3-3.5 साल आपका बोर्ड रहा, आपका कौन सा विकास था? मुझे एक बात बता दीजिए। अरे कौन सा विकास? नदी को भूल रहे, वापस नाले में बदल दिया आपने। द्रव्यवती नदी को भूल रहे, द्रव्यवती नदी को नाले में आपने तब्दील कर दिया। जयपुर का द्रव्यवती नदी का जो लेवल, वाटर लेवल जो जयपुर में मिलता था, वो नदी नहीं बनाया आपने, उसको नदी नहीं बनाया आपने। नदी अगर डोर टू डोर आज बंद हो गया, मुझे क्यों डोर टू डोर का बंद हो? डोर टू डोर आपका सफल ही नहीं है। डोर टू डोर जो चल रहा है, हम चला रहे हैं। डोर टू डोर होता तो शहर में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, द्रव्यवती नदी की जो आप बात कर रहे हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये स्थिति कौन लाया? निगम की जो माली स्थिति के निवास के बाद माली स्थिति की बात करते हैं, 3.5 साल आपका 3.5 चिल्ला लीजिए आप शहर में। जैन साहब जवाब तो सुन लीजिए, जब आपने सवाल पूछा है आप सुनना ही पसंद नहीं करते। जैन साहब, जब आपने सवाल उठाया तो सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपको बता दीजिए ना, मेरा क्यों है? एलईडी का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? अरे एलईडी के पेमेंट पे भी आ रहा हूं मैं। आप जोधपुर का एक मुझे काम गिना दीजिए। अरे आप एक जोधपुर में आपके घनश्याम गहलोत जी के शासन में 22 महीने निकाल दिया आपने। घनश्याम जी रहे वहां पे, एक विकास। मैं जोधपुर का प्रभारी रहा हूं, मुझे मालूम है जोधपुर की क्या स्थिति हुई है। जोधपुर के साथ जैन साहब व्यवहार किया है, रोड देखिए, डेवलपमेंट का काम देखिए। जैन साहब और सत्येंद्र जी से अब जवाब तो सुन लीजिए। के साथ, जयपुर के साथ। जैन साहब जवाब तो सुन लीजिए। जो जवाब है विकास को लेकर के आपने सवाल उठाए, उसका एक जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं घनश्याम, मैं जोधपुर का प्रभारी रहा हूं। नहीं, जो पहले वो भी मैं उनसे पूछ लूंगा। हालांकि वो मैं पहले ही पूछ चुका हूं कि अगर आपने काम को लेकर के वोट मांगा होता तो शायद नहीं, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात, विकास तो की बात कर रहे हैं। विकास वहां जहां इन्होंने अवरुद्ध किया, वो क्यों किया? ये जो इनकी नीति है, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कामों पे हमने पट्टी लगाई। एक काम बता दे जिसपे हमने पट्टी लगाई हो। नहीं लगाई, किस पे लगाई हो बताओ? हमने ये कहा है, कौन सा काम है? अशोक गहलोत जी ने कहा है। आपने तो अशोक गहलोत आपने तो चिल्ला रसोई बना दी अन्नपूर्णा की जगह।
अन्नपूर्णा काम कर रही थी इंदिरा रसोई के नाम पर, आपने क्या उससे किया? बेहतर आपकी आप रसोई बता जो दीजिए। चल रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है छुट्टन जी, ऐसे में नहीं लगता है मौका आपके पास है कि सवाल पे सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में आपके पास मौका था, ये मौका बहुत बड़ा मौका चूक गए, ऐसा नहीं लग रहा? छुट्टन जी जल्दी से कमेंट, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टनलाल जी मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो जैन साहब हो चाहे सतेंद्र जी हो, इंदिरा रसोई को हमने चलिए, सबसे अहम है कि सबके पास सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।